गोता सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वो लौट कर आता है। मिलते ना सहज मोती गहरे पानी में, पड़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई 2 करोड़ 4 करोड़ दे के टिकट ले रहा है तो सबसे पहले तो उसकी नियति ये होगी कि मैं जब पद पे आऊंगा तो सबसे पहले वो पैसा मैं वापस लूंगा। हमारे जो सीडीएस थे रावत जी, उनका प्लेन क्रैश हुआ। मैं बात करूंगा पुलवामा अटैक की, वहां पर आरडीएक्स आया। बात करूंगा पहलगाम की, टेररिस्ट आए, उन्होंने बहुत बड़ा आतंकी हमला करा। उसके बाद वो कहाँ गए? बाजार में तंबाकू भी उपलब्ध है, बाजार में काजू बादाम भी उपलब्ध है। ये चॉइस आपकी है कि क्या आप उठाते हैं और क्या खाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा आपकी गुल्स पॉडकास्ट स्टूडियो में। आज हम आपको एक ऐसे मेहमान से रूबरू कराने वाले हैं जो एक ऐसी शख्सियत है, जो एक ऐसा नाम है जिनको देखते ही आप एक संदेश देने का प्रयास करेंगे समाज के लिए। आज हमारे स्टूडियो में रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट आरपी सिंह जी हैं। आज आपका स्वागत है। धन्यवाद सिंह साहब, आपकी गोल्स पॉडकास्ट स्टूडियो में। आज हम बहुत सारे मुद्दों को लेकर के आपसे बात करेंगे, सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक मुद्दों को लेकर, एजुकेशन को लेकर के, और देश में तमाम जो ज्वलनशील मुद्दे हैं, क्योंकि आप हमेशा समाज में नई नई ऊर्जा भरने का काम करते हैं और संदेश देने का प्रयास करते हैं, खास करके यूथ को। तो आज हम बात करेंगे आरपी सिंह जी से। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, आप रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और सेना के साथ साथ आप जब से रिटायर्ड हुए हैं तब से आप समाज में प्रेरणा स्रोत का काम कर रहे हैं। इस हल्द्वानी को आपने बहुत नई नई सोच देने का प्रयास करा है। यूथ को आइडियल के रूप में यूथ आपको मानता है। तो ऐसा क्या आपके मन में भाव आया जिससे आपने बहुत जल्दी फौज से रिटायरमेंट ले लिया, बीआरएस लेके आप आ गए, और उसके बाद निरंतर इतने सालों से आप पॉलिटिक्स में भी, कोई भी चुनाव आता है आपकी सक्रिय भूमिका रहती है। तो अगर हम जानेंगे इसके पीछे क्या सोच आपकी। सर्वप्रथम विशाल जी, जैसा आपका हृदय विशाल है उसी तरह से आपने ये काम भी किया है। आपकी गूंज जहां हर आवाज मायने रखती है, एक मंच आप लोगों ने शुरू किया है जिस माध्यम से आप मेरी, हम जैसे लोगों की, समाज के हर तबके हर वर्ग की आवाज को जनता तक, उनके विचारों को जनता तक पहुंचाते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम मैं दिल से आपका धन्यवाद देता हूं और आपको इस मंच के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। आपका पहला प्रश्न ही बहुत विशाल है, उसमें कई सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं, तो बारी बारी उत्तर देने की कोशिश करता हूं। मैंने 2008 में फौज ज्वाइन की, भारतीय तट रक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड कहते हैं, इट इज सिस्टर फोर्स ऑफ नेवी, और वहां पर अपनी सेवाएं दी और कुछ साल काम करके मैं वीआरएस लेके वापस आया। वापस आने के पीछे एक मुख्य वजह ये थी कि मुझे ऐसा कुछ साल की सर्विसेज में लगने लगा कि फौज में, बॉर्डर्स पे हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, वो बहुत सशक्त हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बॉर्डर बहुत मजबूत है हमारे देश का, पर ज्यादा काम करने की जो जरूरत है वो आज भारत के, हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के भीतर है। व्यवस्था सुधार, सकारात्मक बदलाव और समाज सेवा। अगर हम कम शब्दों में चीजों को पिरोने की कोशिश करेंगे तो आज की जो असल जरूरत है वो यही है। हम जब तक सकारात्मक बदलाव नहीं करेंगे, व्यवस्था का सुधार नहीं करेंगे और समाज की असल सेवा नहीं करेंगे, तब तक जो चीजें हम करना चाहते हैं वो चीजें नहीं हो पाएंगी। जिनके हाथ में आज ताकत है, जिनके हाथ में आज सत्ता है, जो इस काम के लिए अपने कंधों पर दायित्व ले चुके हैं, जिनका ये कर्तव्य है, मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्र स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, या कह लीजिए जिला और शहर के स्तर पर भी वो चीजें जो असल मायने में होनी चाहिए वो नहीं हो रही। इसीलिए समाज को मैं हमेशा से कहता आया हूं, संगठित समाज ही सफलता का सूत्र है। तो समाज को संगठित होना पड़ेगा और जो भी सकारात्मक बदलाव हमें किसी भी स्तर पर चाहिए वो करने होंगे। इसके लिए समाज सेवा में आना पड़ेगा, एजुकेशन के माध्यम से हमें लोगों को जागृत करना पड़ेगा, और जरूरत पड़ी तो ताकत लाने के लिए, क्योंकि आपको अपने जो सुधार है उनको स्केल करना है, तो राजनीति में, जिसे मैं
राजनीति कहता हूं उसमें भी प्रवेश करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। सिंह साहब, आप चंडीगढ़ से भी चुनाव लड़े लोकसभा का, केदारनाथ में जब उपचुनाव हुआ तब आप विधानसभा का चुनाव लड़े, हल्द्वानी में मेयर का चुनाव हुआ था तब आप चुनाव लड़े। आपको मालूम होता है कि कोई भी जब बड़ा चुनाव होता है, लोकसभा बहुत बड़ा चुनाव हुआ, यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर जाकर के आप चुनाव लड़े, तो निश्चित है, जाहिर सी बात है, ये बात कहने की तो नहीं है, लेकिन ठीक है, आपको ये मालूम होता है कि यार मैं चाहे भाई जीत होगी नहीं होगी ये तो खैर ऊपर वाला जाने, लेकिन फिर भी आप एक किसी विजन को लेकर चलते हैं और उसके बाद भी आप निरंतर जब कभी समाज में भागीदारी की बात आती है चुनाव के माध्यम से तो आप हर बार करते हैं, तो उसके पीछे की क्या सोच है आपकी? देखिए, मैं फौज से 2012 में वापस आया और निरंतर 2013 से मैं समाज को जागृत करने का कार्य कर रहा हूं। मैं आपके प्रश्न पर एक दो लाइन के बाद आता हूं। और चाहे वो नशा उन्मूलन की बात हो, चाहे वो बॉडी फिटनेस की बात हो, चाहे वो भाईचारे का संदेश हो या वो साफ सफाई का संदेश हो, अलग अलग रैलियों के माध्यम से, अलग अलग कैंपेन के माध्यम से, लोगों से मिलने मिलाने के माध्यम से, चाहे किसी भी प्रकार की किसी भी स्तर की जन जागरूकता हो, उसमें मैं जन जागरण के लिए काम कर रहा होता हूं। पर जैसे जैसे समय बीता, जब जब हमें जरूरतें पड़ी, तो हमने शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर, अलग अलग फोरम पर अपनी बात, चाहे वो वृद्ध जनों के लिए हो, चाहे वो बालकों के लिए हो, चाहे वो नशे के लिए हो या किसी भी कार्य के लिए हो, हमने एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी बात रखी, हमने मीटिंग्स करी, हमने संगठन बनाए। मैं हल्द्वानी के 20-25 संगठनों से जुड़ा हूं, हर स्तर पर सुबह शाम दोपहर बहुत सारे काम किए। पर जब उन कामों के स्केलिंग की बात होती है, जब उसे वृद्ध स्तर पर करना होता है, बड़े स्तर पर करना होता है, और आज हो गया वो कल नहीं हुआ, तो कल भी वो करना है, निरंतर करना है, तो हमने शासन प्रशासन स्तर पर बहुत सारी बात अपनी रख के देखी, पर वो चीजें नहीं हुई। तो जैसा मैंने पहले बोला, जिनके कंधों पर इस बात का जिम्मा है, जो इस बात के लिए दायित्व रखते हैं, जो कर्तव्य है जिनका, वो नहीं कर पा रहे, इसीलिए चुनाव में प्रतिभाग करने की जरूरत पड़ी। आपने एक शब्द लिया कि चुनाव में लड़ा, मैं इस शब्द का आदर पूर्वक खंडन करता हूं कि मैं हर फोरम पे कहते आया हूं कि ये एक लड़ाई नहीं है, हम उसमें प्रतिभाग कर रहे होते हैं। जनरली अखबारों के जो भाषा शैली होती है उसमें लिखा जाता है कि फला व्यक्ति हार गया, फला व्यक्ति जीत गया, तो क्योंकि चुनाव को लड़ने का नाम दे देते हैं तो अंदर जीत हार का भाव आ जाता है। तो हम चुनाव में प्रतिभाग करते हैं और कोई अधिक वोटों से चुना जाता है, कोई कम वोटों से चुना जाता है, पर जनता हर किसी को चुनती है। तो मैं चंडीगढ़ में जाके चुनाव लड़ा, मैंने उपचुनाव केदारनाथ में भी लड़ा, विधानसभा का चुनाव, और हल्द्वानी में मेयर का चुनाव लड़ा। तीनों के बारे में बताना चाहता हूं कि हार होगी या जीत होगी, बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय दल हैं जिनसे हमारी एक किस्म से कह लीजिए संघर्ष होता है, टक्कर होती है। 19 कैंडिडेट चंडीगढ़ में जिन्होंने प्रतिभाग किया, उसमें राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़ के, दलों को छोड़ के, निर्दलीयों में सर्वप्रथम नंबर मेरा था, यानी कि मैं 6ठे स्थान पर था। और इसी को मैंने 5वें क्रम में किया, मैं जब केदारनाथ में चुनाव लड़ा। और हल्द्वानी में जो मेयर का चुनाव नगर निगम का लड़ा, उसमें मेरा जो नंबर था वो 3रे स्थान का था, यानी कि 2 राष्ट्रीय दलों के बाद मेरा स्थान था, और उसके बाद एक राष्ट्रीय पार्टी और एक क्षेत्रीय पार्टी भी थी। यहाँ पर कुल 10 लोगों ने चुनाव में प्रतिभाग किया। चुनाव में प्रतिभाग करने के पीछे संकेत यह है कि आज अच्छे लोगों की जरूरत, आज ऊर्जावान लोगों की जरूरत, राजनीति जिसे मैं काजी नीति कहता हूं बार बार, काजी नीति में बहुत ज्यादा है। मैं ये चाहता हूं कि ये राजनीति ना हो, राज शब्द भी ना हो, लड़ाई का हम चुनाव लड़ रहे हैं ये शब्द भी ना हो, ये आज की नीति हो। वो नीति तब की बनी, हम आज की नीति करें, हम अनाज की नीति करें, यानी गरीबों के लिए नीति करें, और हम समाज की नीति करें, देश के लिए नीति करें। लेकिन आप एक बात बताइए, आज की डेट में जो चुनाव हो रहे हैं, पहले आदमी चुनाव में आता था समाज सेवा के लिए, जैसे आपने अभी बोला कि यार मैं एक सोच है समाज में जागृति पैदा करने की, लेकिन आज वो कहाँ रह गई है? आज तो चुनाव एक बिजनेस हो गया है, व्यापार की नजर से होता है। अगर कोई चुनाव आता है, छोटा चुनाव भी आता है, नगर निगम का चुनाव आता है, तो 3 करोड़ 5 करोड़ का चुनाव हो गया। तो कहाँ से आप मुझे बताइए ईमानदारी से, आपकी सोच के साथ आपको लगता है कि आप चुनाव जीतने के बाद वो 5 करोड़ रुपए क्या आदमी उगाई नहीं करेगा उसकी? वो कहाँ पर उसका उसकी जिम्मेदारी किसको आप मानते हैं? इतना महंगे चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा का चुनाव तो कई करोड़ों में चला गया, अब तो करोड़ों में गिनती होती है। टिकट कल तो टिकट लेने के लिए कई करोड़ का चाहिए अगर राष्ट्रीय पार्टी से बात करें, तो ये करप्शन कहें इसको या समय की जरूरत है? हमारी दशा जैसी हमारी दिशा होगी वैसी ही होगी।
हमारी जैसी नीयत होगी वैसी ही हमारी नियति भी होगी। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब अखबारों में कभी पढ़ा कि एसआई, पुलिस में एसआई बनने के लिए कुछ लोगों ने 2.5-3 लाख रुपए दे दिए, वो पकड़े गए। तो जो व्यक्ति 2.5-3 लाख या 5 लाख रुपए देके एसआई बन रहा है, सबसे पहले तो वो एसआई बन के वो 2.5-3 या 5 लाख रुपए निकालने की सोचेगा। तो जो उस सोच के साथ अंदर जा रहा है वो तो वापसी की सोचेगा, जो उस सोच के साथ जा ही नहीं रहा तो वो इस बात को नहीं सोचेगा। आज इलेक्शन कमीशन ने एक हायर लिमिट तय कर रखी है लोकसभा के लिए, अलग अलग स्थानों पर जनसंख्या के आधार पर अलग अलग उनके पैरामीटर हैं। 75 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 30 लाख रुपए। विधानसभा के चुनाव के लिए अलग है, नगर निगम के चुनाव के लिए अलग है, उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, पार्षद के लिए अलग है और मेयर के लिए अलग है। फॉलो होता है, वो फॉलो नहीं होता, वो इलेक्शन कमीशन की कुछ अपनी सीमाएं हैं और व्यक्ति की, जैसे मैंने बताया, अपनी खुद की नियति भी है, उसका मॉरल साइंस भी है। आज अखबार में आज अगर हम फ्रंट पेज का ऐड देते हैं तो वो 1 लाख से ऊपर का है, लेकिन जब यही ऐड हम चुनाव के समय देते हैं तो ये ऐड 6-7 हजार रुपए का हो जाता है। क्यों हो जाता है? और उसमें भी जो है वो बिल पक्का नहीं मिलता। वो इसलिए हो जाता है कि आप बड़े बड़े ऐड दीजिए लेकिन आपका खर्चा चुनाव में नहीं जोड़ा जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन की बहुत सारी सीमाएं हैं, प्लस इतना ज्यादा सुपरविजन व्यक्ति नहीं कर सकता। जो मॉरल साइंस है व्यक्ति की वो सर्वोपरि सर्वोच्च होनी चाहिए। अगर कोई 2 करोड़ 4 करोड़ दे के टिकट ले रहा है तो सबसे पहले तो उसकी नियति ये होगी कि मैं जब पद पे आऊंगा तो सबसे पहले वो पैसा मैं वापस लूंगा। फौज में आजादी के बाद मैंने ऐसी कई खबरें सुनी हैं, कई लोग पंजाब और अन्यत्र स्थानों से फौज में भर्ती इसलिए होते थे कि वो राष्ट्र की सेवा करें और वो सैलरी भी नहीं लेते थे। तो आज मैं या मेरे जैसे अनेकों लोग ऐसे हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं पर राजनीति में केवल इसलिए जाना चाहते हैं कि उनके हाथों में ताकत आए और वो जो अच्छा करना चाहते हैं समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए, वो बड़े रूप में कर पाए। सिंह साहब, आप पूर्व सैनिक है, आज की डेट में सेना की बात करें वो भी राजनीति की भेंट चढ़ती जा रही है। तो आप क्योंकि सेना में लंबे समय तक आपने कार्य करा है, तो आज की डेट में जैसे धर्म एक राजनीति का हिस्सा बन गया, ऐसे हमारी सेनाएं भी राजनीति का हिस्सा बनती जा रही है। तो ये क्या आने वाले समय के लिए उचित है या आपको क्या लगता है कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? खेद है मुझे इस विषय का कि हम राजनीति में धर्म को, राजनीति में क्षेत्र को, राजनीति में जाति को और बहुत सारे अन्य समीकरणों के साथ साथ फौज को यानी कि सेना को भी लामबंद कर रहे हैं। फौज एक ऐसी संस्था है, मैं फौज में बहुत काम कर चुका हूं, मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। फौज एक ऐसी संस्था है जो अपने आप में स्टैंड इन बिल्ड सिस्टम है, स्टैंड अलोन सिस्टम है। उसको केवल एक ऑर्डर की जरूरत है और वो अपना काम बखूबी करना जानती है। पर आज के टाइम की जो राजनीति है वो मार्केटिंग की राजनीति हो गई है, पॉलिशिंग की राजनीति हुई है। आप सेना जो कार्य कर रही है उसका क्रेडिट यदि आप लेते हैं, चाहे वो कोई सी पार्टी ले, तो मैं इसको अनुचित समझता हूं और ये मॉरल साइंस के भी विपरीत बात है। राजनीति में जो आपका दायित्व है, जो आपका कर्तव्य है, आप उसे कीजिए और चीजों को आगे बढ़ाइए। हमारे देश में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर हमारी इंटेलिजेंस फोर्सेस जो है, इंटेलिजेंस यूनिट्स है, एजेंसीज हैं, उनको अपना कार्य बखूबी करना चाहिए था। पर बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, चाहे वो जुडिशरी भी क्यों ना हो, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गई है। हाल में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसको भी एक पॉलिटिकल स्टंट के रूप में इस्तेमाल करने गया है। तो आप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के आप सेना और सरकार को किस नजर से आप देखते हैं? शुरू करूंगा मैं, हमारे जो सीडीएस थे रावत जी, उनका प्लेन क्रैश हुआ। मैं बात करूंगा पुलवामा अटैक की, वहां पर आरडीएक्स आया, हमारे कई सैनिक शहीद हुए। बात करूंगा पहलगाम की, टेररिस्ट आए, उन्होंने बहुत बड़ा आतंकी हमला करा, उसके बाद वो कहाँ गए? आप हमला करें, आप बदला लें, वो सारी बातें ठीक है, पर जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनके माध्यम से आज तक इन चीजों के बारे में भी वक्तव्य आना चाहिए, इन बातों से भी पर्दा हटना चाहिए कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे और ये क्यों हुआ। वो परतों के नीचे ना चला जाए। अभी हमारे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी जो एक दुखद घटना हुई, उस बारे में भी जो जुडिशरी की तरफ से फैसला आया, मैं नहीं समझता कि आम जनमानस पूरी तरह से उससे संतुष्ट है। लगभग 20-25% असंतुष्टता अभी भी है कि कुछ नाम ऐसे भी होने चाहिए थे जो और उजागर होने चाहिए थे। तो अभी पूरी तरह से पारदर्शिता, मैं ऐसा समझता हूं, नहीं आई है। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर की जो आपने बात करी, उसको
पॉलिटिसाइज करना ये एक दुखद विषय है, नहीं करना चाहिए। सेना अपना काम कर रही है। आप नाम भी अगर इस प्रकार से जोड़ रहे हैं जिससे भावना जुड़ रही है और आप उसे पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं, तो शायद सेना को भी आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। ये सब घटनाएं जो घट रही हैं और आप उसके बावजूद भी समाज के लिए निरंतर लगे रहते हैं। मुझे एक बात बताइए कि यूथ, क्योंकि भारत की जब बैकबोन है यूथ की बात करें, आज यूथ पर बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि आप एजुकेशन से जुड़े हुए, आप डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर भी हैं। मैं दर्शकों को बताना भी चाहूँगा, आप जो है आपके द्वारा प्रशिक्षण दिए हुए कई सौ बच्चे जो है आज CDS में, LDA में, तमाम सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में, तमाम जगह आप निकले हुए हैं और आपकी एक सोच भी है। इस एकेडमी के माध्यम से आप हो सकता है और अच्छा कुछ नया कर सकते थे, लेकिन आपने ये अपनी डिफेंस एकेडमी चूज करी। इसके पीछे की रीजन आप भी बताएंगे। दूसरा, यूथ अंगेज होता जा रहा है, यूथ को अंगेज किया जा रहा है या होता जा रहा है, इस पे आप बात करें। और इस पे कोई बात करना चाहता नहीं, क्योंकि यूथ दिन भर हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के जाल में फंस चुका है। इसके पीछे की क्या कोई प्लानिंग है या ये नेचुरलिटी है? आप इसको क्या मानते हैं? देखिए, काले और गोरे का भेद हर किसी को पता होना चाहिए और ये जो शिक्षा है ये परिवार से शुरू होती है, उसके बाद स्कूल तक जाती है, उसके बाद व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके अलग अलग मेंटर्स बनते चले जाते हैं। खुद की चेतना भी बहुत बड़ी चीज है। बाजार में तंबाकू भी उपलब्ध है, बाजार में काजू बादाम भी उपलब्ध है। ये चॉइस आपकी है कि क्या आप उठाते हैं और क्या खाते हैं। आपकी जेब में पैसा है, आपका विवेक जब तक नहीं जागा हुआ, आपकी चेतना जब तक नहीं जागी, आप गलत मार्ग को पकड़ पाएंगे। मैं 2012 से अभी 2025 तक, रादर 2013 से 12 सालों से एक एकेडमी चला रहा हूं जिसका नाम द डिफेंस एकेडमी है। इसका जो मुख्य सेंटर हल्द्वानी में है। हम लगभग विगत 12 सालों में 300 से ज्यादा बच्चों को फौज में अधिकारी के रूप में भेज चुके हैं और सैनिक स्कूल उत्तराखंड के लिए बोलूं तो घोड़ाखाल में भेज चुके हैं और अन्यत्र स्थानों पर भी सैनिक स्कूल है। युवाओं को यदि हमने आज बदल दिया, उनकी नैतिक चेतना, नैतिक शिक्षा अच्छी कर दी, तो मैं समझता हूं कि आने वाला जो समाज है, आने वाला जो हमारा प्रदेश है और जो देश है, वो एक अलग स्थान पर, एक उच्च स्थान पर पहुंच जाएगा। एजुकेशन एक बहुत बड़ा माध्यम है जिस माध्यम से हम हमारे बच्चों के कंधों को मजबूत कर सकते हैं, उन्हें एक बड़ा विजन दे सकते हैं। और जब यही बच्चे सैनिक स्कूल से पढ़ने के बाद, ऐसा जरूरी नहीं कि सारे लोग फौजी बनेंगे, कोई IAS ऑफिसर भी बनेंगे, कोई IPS ऑफिसर बनेंगे, कोई बिजनेसमैन बनेंगे, कोई पॉलिटिशियन बनेंगे, वो जहां भी जाएंगे जब वो अच्छा करेंगे। अब जो ऊपर के लोग हैं उनको अभी बदलना उतना ज्यादा आसान नहीं है, जबकि हमारे जो नए बच्चे हैं, जो नई पौध है, नई पीढ़ी है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको अगर हम अच्छी सोच के साथ समाज के अच्छे क्रम में बिठाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, वो अच्छे स्थान पर पहुंच जाए। जब हम छोटे होते थे, एक बात बोली जाती थी, स्कूल में पढ़ाई जाती थी कि संगति का असर, संगति टाइप की बात करते थे कि यार अगर किसी के साथ आप 10 दिन रह गए तो उसके जैसा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो आज की डेट में संगति क्या है? आदमी फ्रेंड सर्कल तो खत्म हो गया, संगति कौन है? यूथ जो बिगड़ रहा है या कहीं मिसगाइड हो रहा है, तो संगति तो हमारे हाथ में है 24 घंटे। भाई अगर वो तो 10 दिन किसी के साथ थोड़ी देर रहने पर हम चेंज हो जाते थे, उसकी जैसा बन जाते थे। अच्छे के साथ रहेंगे तो अच्छा हो जाते थे, बुरे के साथ तो बुरा प्रभाव बन जाता था। आज हम दिन भर एक चीज के सामने हैं तो इससे बड़ा दोस्त तो कोई है नहीं हमारा। तो इसका जो साइड इफेक्ट हो रहा है, तो ये किसने दिया आपने? इसके पीछे का क्या रीजन है? इस पर टेक्निकल क्यों नहीं कोई बात करता? संगति तो यही हो रहा ना 24 घंटे जो हमारे हाथ में। देखिए, चंदन के वृक्ष में ना सर्प लटके रहते हैं, पर चंदन कभी विषैला नहीं होता। इंग्लिश में कहावत है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी कि आपकी जैसी अंदर की इच्छा होगी ना, आप उसी तरफ जाते जाएंगे। मैंने जैसा बताया कि बाजार में सब कुछ मिलेगा, पर ये आपका विवेक चाहेगा कि आपने करना क्या है। एक बच्चा या कोई वयस्क अपने टाइम टेबल को यदि वो मैनेज करे, आज चीजें हम टेक्नोलॉजी के साथ भी हमें जुड़ना पड़ेगा, पर उसको कितना समय देना है ये हमारा विवेक बताएगा। गाड़ी में स्पीड 150 तक होती है, कहीं 180 भी है, तो हमें 40 में चलाना है कि 60 में चलाना है कि 80 में चलाना है, वो एक एनवायरनमेंट हमें बताता है। तो स्पीड तो आपके पास रहेगी, लेकिन कितना कहाँ चलाना है ये सोच हमारी है। तो सारे कंट्रोल हमारे पास है, हमारे हाथों में और हमारे दिमाग में। यदि हम उन्हें अच्छी शिक्षा दें कि क्या आपके लिए बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। देखिए, बाजार में जो चीजें आएंगी उनको, उन पे हमारी रोक नहीं है, हम उन्हें कितना इस्तेमाल कर सकते हैं ये हमारे ऊपर है। तो जो चीजें, जैसे हम जहाज चलाते थे तो हमारे हाथ में इंजन था कि हम कितनी तेज चला सकते हैं, हमारे हाथ में डायरेक्शन था, लेकिन लहरें और हवाएं हमारे हाथ में नहीं थी। तो जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, तो उनका कंट्रोल यदि हमारे पास नहीं है, तो उससे विचलित नहीं होना, हमें हमारे विवेक को ऊपर पला के लेके जाना।
बहुत बड़ी और समझदारी की बात है, समझना चाहिए जो बात बात को सुन रही है। फॉर्चुनेटली इसलिए हमने करा क्योंकि हम जब किसी चीज के साथ बहुत ज्यादा रहते हैं, ये कंट्रोल हमारे ऊपर होना चाहिए। हमारा अगर कंट्रोल कहाँ हो सकता है, अगर बच्चों का है तो पेरेंट्स के हाथ में है कि उनको देखना चाहिए कि बच्चों पे कितना, क्योंकि तो बचपन है भाई, जैसा आप उसको गाइड करोगे वैसा गाइड होगा। तो ये कंट्रोल हमारे जो है अपने आसपास के अपनी खास करके तो ज्ञानेंद्रियों के ऊपर भी है कि हम उस पर कितना कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरा, आज के समय में क्या यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और क्योंकि जब छात्र संघ चुनाव होते हैं तभी यूथ दिखता है। लेकिन हम बात करें देश को जो चलाने की बात करें, आज शासन प्रशासन सरकार है, अगर कुछ भी विकास की बात करें तो सरकार के हाथ में से एजुकेशन है, हेल्थ है, क्योंकि हेल्थ इतनी महंगी हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि चिकित्सा का जो हाल है इस समय पूरे देश में, खाली हम उत्तराखंड की बात ही करेंगे तो वो यूथ को ऐसे में अपना कैरियर की तरफ जाना चाहिए पॉलिटिक्स को लेकर के। आप क्या मानते हैं? देखिए, दो सवाल हैं इसमें। एक, जैसे आपने बोला कि स्वास्थ्य या शिक्षा बहुत महंगी हो गई है और क्या यूथ को राजनीति में, पॉलिटिक्स में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बोलूं कि पीछे एक मुद्दा चला था वन नेशन वन इलेक्शन वाला। संक्षिप्त में बोलूंगा कि वन नेशन वन इलेक्शन से पहले वन नेशन वन एडुकेशन होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन से पहले वन नेशन वन मेडिकेशन होना चाहिए, और वन नेशन वन इलेक्शन से पहले वन नेशन वन जुडिशरी सिस्टम होना चाहिए। यानी कि सभी को समान और मुफ्त न्याय, सभी को समान और मुफ्त शिक्षा, सभी को समान और मुफ्त स्वास्थ्य लाभ। जब तक ये नहीं होगा, हालांकि मैंने कई मंचों पर इसकी चर्चा की, लोग ऐसा नहीं समझते कि ऐसा हो सकता है, ये संभव है, पर ऐसे कई सारे देश हैं जो समान और मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, जो समान और मुफ्त स्वास्थ्य लाभ भी दे रहे हैं। पर ये पॉलिटिकल विल यदि व्यक्ति के अंदर है, जो सत्ता में है, जो कैबिनेट में है, जो सरकार में है, यदि उसके पास ये विजन हो और ये पॉलिटिकल विल हो और एक बढ़िया सा रोड मैप हो, तो ये चीजें बहुत आसान हो सकती हैं। छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा, 2 मिनट आपके जरूर लूंगा इस बात को लेके, कि यदि मैं, आप और कोई भी व्यक्ति रेस लड़ रहे होते हैं तो हमारा ट्रैक सेम होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि आप जूते के साथ दौड़े और मैं बिना जूतों के दौड़ूं, आप प्लेन ग्राउंड पे घास में दौड़े और मैं जो है बजरी में दौड़ूं, तो वो ट्रैक सेम होता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम कोई भी एक प्रश्न पत्र, एक परीक्षा देते हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सेम होता है। आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी। चाहे वो एनडीए की बात करें, सीडीएस की बात करें, सैनिक स्कूल की बात करें, चाहे आप नीट की बात करें, आईआईटी की बात करें, किसी की बात करें, लेकिन प्रश्न पत्र तो सेम है। पर आपकी शिक्षा अलग है, मेरी शिक्षा अलग है। तो जब हमारी शिक्षाएं ही अलग हैं तो हम सेम प्रश्न पत्र कैसे दे सकते हैं? आपने वो चीजें नहीं पढ़ी, उन्होंने वो चीजें कम पढ़ी, मैंने वो चीजें ज्यादा पढ़ी, तो जब तक हमारी समान शिक्षा नहीं होगी, समान प्रश्न पत्र कैसे हो जाएगा? तो यहां पर वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। दूसरी बात, युवाओं को क्या प्रवेश करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जिस प्रकार से व्यक्ति फौज में जा रहा है, जिस प्रकार से व्यक्ति आईएएस आईपीएस बन रहा है, जिस प्रकार से व्यक्ति इंजीनियर डॉक्टर बन रहा है, उसी प्रकार से व्यक्ति को राजनीति, जिसे मैं फिर से तीसरी बार काजनीति बोल रहा हूं, काजनीति में प्रवेश करना चाहिए। हाँ, उसकी जो नियति है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या सोच के साथ वो अंदर जा रहा है? यदि वो सकारात्मक बदलाव के लिए जा रहा है, यदि वो व्यवस्था सुधार के लिए जा रहा है, यदि वो समाज सेवा के लिए जा रहा है, क्योंकि कुछ चीजें ना सर्विसेज से जुड़ी हैं जिनका नाम ही सेवा है। जैसे समाज सेवा, जैसे फौज की कोई टीम बनती है ना, उसे सर्विसेज की टीम बोलते हैं। सर्विसेज की टीम मतलब वो सेवाएं दे रहे हैं, वो राष्ट्र के लिए सेवा कर रहे हैं। तो यदि वो कार्यनीति में जा रहे हैं तो वो सेवा भाव से यदि जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। पर वो पीछे लाइन में लगने के भाव से जा रहे हैं कि भाई मैं 10-15 साल किसी पार्टी की सेवा करूंगा और उसके बाद मेरे को फला जगह का टिकट मिल जाएगा, उसके बाद मैं पैसा कमाऊंगा और मेरे पास ताकत आ जाएगी, लेकिन मैं समाज को वापस क्या करूंगा, देश के लिए क्या करूंगा? अगर ये भाव नहीं है तो फिर समाज सेवा के लिए यानी कि कार्यनीति में जाना उचित या तर्कसंगत नहीं होगा। आपकी सोच से आप चुनाव लड़ते हैं, और जब भी चुनाव आते हैं, और अभी फिर से 2027 का चुनाव है, आपकी जो सोच है, आपको क्या लगता है कि इम्प्लीमेंट जो होना चाहिए सरकारों के द्वारा? क्योंकि आप जगह अवेयरनेस पे चुनाव लड़ते हैं, आपको जीत हार से मतलब नहीं होता है कि समाज में परिवर्तन कैसे अपनी बात कैसे लोगों तक पहुंचाई जाए। तो क्या 2027 को लेकर के भी कोई आपके फिर से कोई सोच है अवेयर करने? देखिए, जैसा मैं पहले भी बोला कि जीत हार का विषय ही नहीं है, चुने जाने और ना चुने जाने का विषय है। और जब तक सरकार में बैठे लोग
चाहे वो इस प्रदेश की बात करें, चाहे पूरे भारत में किसी प्रदेश की बात करें, चाहे पूरे केंद्र सरकार की बात करें, जब तक जो बदलाव हमें यानी कि जनता को चाहिए, जो देश के लिए अच्छे हैं, जो समाज के लिए अच्छे हैं, यदि वो बदलाव नहीं हो रहे तो हमें चुनाव में प्रतिभाग करना ही होगा। चाहे वो 2027 की विधानसभा उत्तराखंड की बात करूं, चाहे वो 2029 लोकसभा की बात करूं। और जहां तक लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, छोटे छोटे दियों से, विशाल जी मैं बोलूंगा, हमें मशाल बनानी पड़ेगी, लोगों को जगाना पड़ेगा। आज लोग बहुत भोले हैं, कल कोई चीज होती है, उस दिन हो हल्ला होता है, 4 बातें मीडिया में आती हैं, अखबार आता है, फिर एक नया मुद्दा आ जाता है या नया मुद्दे से लोगों को भटका दिया जाता है, फिर वो लोग भूल जाते हैं। मैंने तो एक डायरी बनाने की भी सोची कि पिछले सारे मुद्दे अगर हम देखेंगे वो भी अनसुलझे हुए, सुलझे ही नहीं है, लेकिन उनको नया नया मुद्दा मिलता रहता है। तो भाव घूम फिर के ये है कि हमें सकारात्मक बदलाव के लिए, व्यवस्था के सुधार के लिए अलग जगानी ही होगी। चाहे सरकार में आने की बात हो और लोगों को एकीकृत करने की बात हो, हमें उसके प्रति आना ही होगा। हम ज्यादा दूर क्या जाए, आप देखिए आज शौचालयों में यदि हम जाते हैं तो हमें 10 रुपया पे करना होता है, और तब जाके आप 5 रुपये 10 रुपये यूज करके शौचालय को इस्तेमाल करते हैं। नालियां ढकी नहीं है, नहरों के किनारे पैराफिट बने नहीं है, मक्खी मच्छर से रोड में गड्ढे हैं, जनता त्रस्त है। पर जहां वो बोले एप्लीकेशन लिखे, मीटिंग करें, फिर आश्वासन मिल जाए। चाहे मैं शहर स्तर की बात करूं, चाहे हमारे राष्ट्र स्तर की बात करूं, जैसे अग्निवीर स्कीम सरकार लेके आई, लेकिन मैं तो खुद फौजी रहा हूं और कई सारे फौजियों को मिलता हूं, तो उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी का भाव है। अभी भू कानून की बात करूं तो भू कानून केवल नाम मात्र बना हुआ है। जो विशेषज्ञ इस बात के जिनसे मैं मिलता हूं वो बताते हैं। तो मेरा केवल संक्षिप्त में बोलना यह है, चाहे वो शहर के स्तर की बात हो, चाहे वो प्रदेश के स्तर की बात हो, चाहे वो राष्ट्र के स्तर की बात हो, जितनी भी नीतियां बनी है, यदि वो अच्छी है तो ग्राउंड तक लागू नहीं होती, और अगर वो अच्छी है ही नहीं जनता के लिए तो वो तो वैसे ही बेकार है। तो चीजें उतनी अच्छी नहीं, जैसे हमारा उत्तराखंड पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम होना चाहिए, टूरिज्म में बहुत ज्यादा काम होना चाहिए, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा काम होना चाहिए, लेकिन जंगली जानवरों से त्रस्त है सारे, फसलें खराब हो रही हैं। और यहाँ पे शहर में आवारा पशुओं से परेशान है, तो यहाँ आवारा पशुओं से परेशान है, वहां पे जंगली जानवरों से परेशान है। तो परेशानी तो है, उसके लिए एक ठोस नीति, ठोस नियम बनाने पड़ेंगे, ग्राउंड पे इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। लेकिन जब तक सरकार, शासन, प्रशासन, जो लोग इस बात के लिए जिम्मेदार है, वो काम नहीं करेंगे तो हमें चुनाव में प्रतिभाग करना होगा और अलग जगानी होगी, और जरूर निश्चित रूप से हम ये चीज करके भी दिखाएंगे। लेकिन आप निरंतर के साथ से लगे हुए हैं, मुझे एक बात बताइए, आप कोशिश करते हैं, आपको देख करके आपकी बातों से मुझे एक मूवी देखी थी मैंने और याद आ गई, जब भारत में जलियांवाला बाग कांड हुआ, जी जी, कई सौ नहीं कहूँ, मतलब बहुत बड़ी संख्या में जो है जनरल डायर की तरफ से जो है गोलियां चलाई गई थी निर्दोषों में। उसके बाद जो है वहां पर न्याय, उस समय तो भारत आजाद नहीं था, लेकिन प्रयास करा गया उस समय जो है निरंतर, मेरे ख्याल से कोर्ट द्वारा, क्योंकि भारत की इतनी ज्यादा अवेयरनेस, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, अफवाहें बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी उस पर वो अपना जीतने का प्रयास करा था। तो अकेले आदमी ने बहुत बड़ा प्रयास करा था कि लास्ट में जनरल डायर को मारने के लिए कई साल बाद शहीद उधम सिंह की नजर के नाम से हम उनको जानते हैं, और उनके नाम से जिला का नाम भी रखा गया, बहुत गर्व की बात हम सभी देखेंगे। तो आज आपको नहीं लगता कि हर बार आप इलेक्शन टाइम में लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं, तो इस समय कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये जागना लोगों का इतना आसान काम तो नहीं रह गया, बहुत टफ टास्क नहीं मानते आप इसको। छोटे छोटे आपने बोला कि दिए इकट्ठे करके बड़े मशाल बनाने की आवश्यकता है, विशाल मशाल बनाने कौन आएगा भारत में ऐसा कि जिससे लोगों को लगे। आलोचना तो यूथ कर देता है कि ये सरकार बेकार है, वो मंत्री खराब है, लेकिन खुद से प्रयास करने की कोई कोशिश नहीं करता कि मैं कितना इस समाज को सुधारने की भागीदारी कर रहा हूँ। तो ऐसा क्या टेक्निकल आपको लगता है कि आप कुछ इस बार, मैं अभी से 25 साल 27 में कुछ ऐसा क्रांतिकारी हम एक कॉन्सेप्ट लाते हैं जिससे हम हमें सरकार परिवर्तन से मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि आपको तो समाज में जो भाई बढ़िया काम होना चाहिए, निष्पक्ष काम होना चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, जरूरतमंद चीजें होनी चाहिए, तो उसके लिए कुछ ठोस आप प्रयास करने का प्रयास करेंगे। 70 भगत सिंह ढूंढ रहे हैं 2027 के लिए, और एक बड़ा बदलाव यदि हो पाए वो लेके आएंगे, लेके आने की एक सोच है। जैसा आपने बोला कि कोशिश कर रहे हैं, गोता सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वो लौट कर आता है, मिलते ना सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश कर रहे हैं। आपने उधम सिंह जी का, शहीद उधम सिंह जी का नाम लिया,
आपको मैं ये बताना चाहता हूं आपके इस मंच के माध्यम से कि जनरल डायर को शहीद उधम सिंह जी ने जो मारा ना, वो लंदन के कॉक्सटन हॉल में जाके मारा। बहुत बड़ी बात है। और वो कब मारा? 1940 में। और ये जलियांवाला बाग कांड कब हुआ? 1919 में, 13 अप्रैल, बैसाखी वाले दिन। 21 साल बाद मारा गया। तो कोई बड़े काम इतने आसानी से और इतनी सहजता से नहीं हो सकते, उसमें जटिलताएं होती हैं, पर निरंतर उस कार्य के प्रति आपकी सोच, निरंतर उस कार्य के प्रति आपके संघर्ष और उसके प्रति प्रयास आपको सफलता की ओर लेके जाते हैं। मैंने एक अखबार की कटिंग में पढ़ा था, सरदार उधम सिंह ने नित नियम से प्रतिदिन ये लिखा था अपनी एक डायरी में कि मैं जनरल डायर को मारूंगा। सोचिए, 21 साल गुणा 365 लिखते चले गए। उन्होंने बोला ये आग धधक रही थी मन में, और मेरी ये प्रतिज्ञा जो मैंने आज ली 1919 में, ये मर ना जाए, ये बुझ ना जाए। तो वो 21 साल तक उस बात को लिखते रहे और उसके बाद उन्होंने ये कार्य को अंजाम दिया। तो भाव यह है कि आपको किसी भी बात के लिए निरंतर लगे रहना पड़ेगा, और कोशिश के लिए मैंने हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां सुनाई। तो कोशिश करेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे, क्योंकि मन में बहुत अच्छा है करने का। हमारे मन में कोई भी कटु भाव नहीं है किसी के लिए नहीं। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, मैं आपके मंच के माध्यम से खुले रूप से कह रहा हूं। हमारी लड़ाई किसी दल से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है। हमारी लड़ाई केवल और केवल कुव्यवस्था से है। अगर व्यवस्था सु होती, हम चुनाव में प्रतिभागी नहीं करते। व्यवस्था सुधार हो जाए, सब कुछ अच्छा होता। आपने बात करी शहीद भगत सिंह जी की, उधम सिंह जी, शहीद 70 भगत सिंह जी। हाँ, 70 भगत सिंह ढूंढ रहे। लेकिन आज की डेट में चाहते जनरली हम देखते हैं जब 26 जनवरी 15 अगस्त आते हैं और उस समय लोग के मन में एक भाव जाता है, भगत सिंह जी को भी याद कर, पास के दिन भी याद कर लेते हैं। लेकिन दूसरे के घर पैदा हो, अपने घर कोई नहीं चाह रहा जी। तो जब तक खुद के भाव ये नहीं होंगे कि भाई मेरा बच्चा, भाई त्याग तो देने से होगा ना। उन्होंने तो स्वयं बहुत बड़ा हृदय होगा, और आज हम नमन करते हैं इस मंच के माध्यम से कि उनकी वजह से एक क्रांति युद्ध को आज हम नाम ले पा रहे हैं। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है, आप देश को लेकर के मुझे लगता है हमेशा बहुत आगे निरंतर पंक्ति में रहते हैं। आप कई झांकियों के रूप में एनवायरनमेंट को लेकर के भी देखा है आपने, कई बार जो कोई इवेंट्स होते हैं आप निरंतर उसमें अपना जो है प्रतिभाग करते हैं। अभी कैची धाम में हमने देखा आपको, आपके यहाँ से पैदल यात्रा भी करी, एक संदेश देने के प्रयास करते हैं हर किसी को। तो ये घर से कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको रोक टोक हुई हो? क्योंकि जब आदमी कॉन्सेप्टों पे लगता है, सामाजिक कॉन्सेप्टों में, तो घर से मुझे तो लगता है ऐसा। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि सामाजिक काम करने में बहुत समय चाहिए होता है। चुनाव भी आप लड़ते हैं, अगर आप चंडीगढ़ के केदारनाथ हम गए तो कई महीने लगे होंगे उसमें। तो घर से आपको ऐसा क्रिटिसाइज नहीं होता आपको, क्योंकि बिजनेस भी डिस्टर्ब होता है, तो ऐसा जब फील घर से रोकटोक होती है तो समय कैसा आपको लगता है? देखिए, जब हम रोड में चलते हैं तो हमें ट्रैफिक जैम भी मिलेगा, हमें स्पीड ब्रेकर भी मिलेंगे, हमें रोड में खड्डे भी मिलेंगे, पर हमें मंजिल तक क्योंकि जाना होता है तो हम इन सब चीजों को नकार देते हैं। फिलहाल जहां तक मेरे परिवार की बात है, तो मैं इस मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि मेरा परिवार मेरे लिए, मेरे उद्देश्यों के लिए हर पल साथ खड़ा रहता है। दिन की बात करूं, रात की बात करूं, आर्थिक रूप से बात करूं, चाहे वो मॉरली मुझे सपोर्ट करने की बात करूं, चाहे वो चुनाव की बात करूं, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के, पांव से पांव मिला के, हर डग हर पग में वो साथ रहा है। अब पूरा इकोसिस्टम एक क्रिएट करना पड़ता है, चाहे मैं किसी झांकी में प्रतिभाग करूं, चाहे मैं चुनाव में प्रतिभाग करूं, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। हालांकि चीजों को हमने अपने दिमाग से, अपने विवेक से कुछ ऐसे ऑटोमाइज किया है कि वो चीजें बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो, क्योंकि हर चीज के लिए आज धन की आवश्यकता तो होती ही है। तो हम दोनों चीजों को साथ लेके चल रहे हैं, चाहे वो थोड़ा हमारा बिजनेस हो, थोड़ा हमारा सामाजिक कार्य हो, चाहे वो थोड़ा हमारा चुनाव हो, तो वो बैलेंस बना के चलना होगा। और परिवार मेरा हमेशा से मेरे साथ रहा है, और मेरा हौसला अफजाई मेरे मित्रों के साथ करता है। लगे हाथ ये भी बोलना चाहता हूँ कि वो मेरा परिवार केवल उतना ही परिवार नहीं है जो वो चार दीवारी में रहता है। मेरा परिवार अभी मेरा मोहल्ला, मेरा शहर, मेरा समाज, मेरा प्रदेश और मेरा देश भी हो गया है। तो जो आपने थोड़ी देर पहले बोला कि भाई हमारे लिए 5,000 या 10,000 लोग आंसू बहाएं या हमें याद करें, तो जब मेरी उम्र आज 40 क्रॉस कर चुका हूं मैं, तो जब हम आगे बढ़े 60, 65, 70 या 80 बरस के हो जाए और पीछे मुड़ के देखें तो मैंने जीवन में क्या किया, खाता कोई चिड़िया या कोई जानवर भी अपने लिए है, लेकिन हमने समाज को क्या दिया, हमने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, कितने लार्ज स्केल में हमने समाज के लोगों को प्रभावित किया।
तो जो हमने प्राप्त किया वो तो ठीक है, जो हमने दिया उस बारे में भी देखा जाना चाहिए। तो परिवार आपका बड़ा होना चाहिए आपके उद्देश्यों की तरफ। अच्छा, हमारा क्योंकि जो पॉडकास्ट चैनल है इसमें एक लाइन भी हम हमेशा ऐड करते हैं, आपकी कहानी आपकी जुबानी। कभी आपकी कहानी में ऐसी कोई जीवन में कोई घटना घटी है जो आपको जिससे प्रेरणा मिली हो, और कई बार संघर्ष भी देखे होंगे आपकी, मुझे बहुत ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे, तब से जानना चाहेंगे कभी संघर्ष भरी कहानी रही है आपकी एक प्रेरणादायक? संघर्ष भरी कहानी भी है और प्रेरणा भी मिली है। हमने बचपन में हमारे घर से, हमारी एक दुकान होती है कपड़े की, तो वहां पर पैदल आना जाना किया। जो अपने घरेलू वस्तुएं होती थी उनको रिक्शे के बदले पैदल लाना प्रेफर किया। और स्कूल भी हम साइकिल चला के जाते थे, चाहे वो थोड़ा एडवेंचर के माध्यम से जाते थे, चाहे कैसे जाते थे। हमारे पिताजी की तरफ से, हमारी माताजी की तरफ से ऐसी कोई कमी हम तक नहीं कभी पहुंची कि इस कारण से आप ये चीजें मत करिए। लेकिन उनके खुले दिल के हिसाब से हम बहुत अच्छे स्कूल में हमारी शिक्षा दीक्षा हुई और उनके माध्यम से बहुत सारा मॉरल साइंस भी हमें मिला। जो भी आज हम हैं हमारे माता पिता के रूप में, आपके मंच के माध्यम से ये भी बोलना चाहूंगा कि आज के जो युवा हैं जो अपने माता पिता से अलग हो रहे हैं, तो मेरा ये कहना होगा उस यूथ से कि माता पिता ही मेरे ख्याल से हमारे जीवन में ईश्वर रूप में, ईश्वर द्वारा साक्षात हमें हमारे जीवन में मिले हैं। तो उनके चरणों में ही स्वर्ग है। उनसे हम ऊंची आवाज में बात ना करें, उनकी बहुत सेवा करें और चीजों को इतना अच्छा करें कि माँ बाप से ही सारे सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। जहां तक प्रेरणा की बात है, तो जब मैं फोर्सेस में था तो हमारी फ्लाइट मुंबई से कहीं जानी थी, तो 2-3 घंटा फ्लाइट में बोर्डिंग के लिए पहले जाना होता है, उससे 4-5 घंटा पहले हम वहां पहुंच चुके थे। तो हमें 4-5 घंटा ट्रेनिंग के समय आउटिंग मिल गई थी, तो हम चले गए। तो मुंबई में एक जगह है धारावी। धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, बस्ती एरिया। तो मैं वहां जब गया तो मैंने वहां बहुत छोटे छोटे बच्चों को देखा। कोई भीख मांग रहे थे, कोई काम कर रहे थे, कई अलग अलग कामों में लगे हुए थे। वहाँ कई झुग्गी झोपड़ियां थी। वहां पे जब लोगों से मैंने वार्ता करी तो ऐसा पता चला कि वहां पे 10 लोग रहते छोटे से कमरे में, झोपड़ी में, और वो 5 लोग रात को सोते हैं, 5 लोग दिन में सोते हैं, तो शिफ्ट में सो रहे होते हैं। तो हालात बहुत जर्जर थे, दूबर थे, गंदे नाले की वहां पर मक्खी, मच्छर और दुनिया भर की तमाम कुव्यवस्थाएं वहां पे थी। तो उस जैसी व्यवस्था पूरे भारतवर्ष में और कई सारी जगह है। तो वहां से मुझे ये प्रेरणा भी मिली कि समाज में अभी बहुत कुछ अच्छा करने को है। मुझे वर्दी मिल गई, मुझे तारे सितारे मिल गए, मुझे सैलरी मिल गई, मुझे सैल्यूट मिल गया, मुझे जीप जीसी मिल गई, मुझे सब कुछ मिल गया, मान सम्मान पर। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जिनके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो यही प्रेरणा बनती है कि आज आपके पास जो है उसको देख के आप संतुष्ट भले ही हो, लेकिन समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जो जरूरत, जो अभाव में है, जो जरूरत में है, तो उनके प्रति हमारी संवेदनाएं होनी चाहिए और उसके प्रति हमें कार्य भी करना चाहिए। आपसे बात करके बहुत एनर्जी मिल रही है, मुझे लगता है, मेरे को तो मिली शायद हमारे दर्शकों को भी मिलेगी। और अंत में आपसे एक युवाओं के लेकर के एक संदेश भी सुनना चाहिए, क्योंकि प्रेरणादायक कहानियां हम यहाँ लेके आते हैं, लोगों को लेके आते हैं, और आपका एक संदेश भी मुझे लगता है यूथ के लिए, क्योंकि बहुत सारे रूप है आपके, आप सिर्फ एक्स आर्मी मैं नहीं है, बहुत सारे हैं आप। मुझे लगता है ना, जरूरी नहीं है कि हम गोली बंदूक से ही देश का भला कर पाए, किसी को मार पाए। अपने विचारों की क्रांति सबसे बड़ी क्रांति होती है। तो अंत में एक संदेश देना चाहेंगे, आपसे सुनना चाहेंगे, और आपकी गोद में आप आए, और वो भी एक हमारे लिए आपका ओर से हमारे सारे स्टूडियो के टीम की तरफ से धन्यवाद भी कहेंगे। तो एक संदेश के रूप में आप यूथ को देखिए, 1.25 लाख रुपए की बात तो आप ही ने कह दी कि सैनिक केवल वो नहीं जो वर्दी धारण करे और बंदूक लेके बॉर्डर पे खड़े हो जाए। समाज में हर वो व्यक्ति जो अच्छे कार्य कर रहा है, वो सामाजिक नियम मान रहा है और लोगों के लिए अच्छा कर रहा है, वो भी एक सामाजिक सैनिक है, चाहे वो किसी भी रूप में सेवाएं दे रहा हो। जहां तक संदेश की बात है, मैं युवाओं से और सभी वर्गों के लोगों से ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप अपने शरीर को फिट रखें। शरीर पहला सुख, निरोगी काया। यदि आपकी काया निरोगी होगी तो आप जीवन में जो भी आयाम पाना चाहते हैं उस आयाम को पा पाएंगे। आप सबसे पहले तो फिट रहें। फिट रहने के बाद अभी नशे से दूर रहेंगे तो फिट अपने आप रहेंगे। व्यायाम करें, वर्जिश करें, और नशे से हमारे युवाओं को मैं बोलना चाहूंगा कि पूरी तरह से दूर रहें। विश्व शांति, विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण की ओर, अभी बाबा नीम करो जी महाराज के दर्शन जब करने गया था तो 50 किलोमीटर पैदल चल के गया। ये भी फिट रहने के प्रति एक संदेश था।
पर्यावरण को बहुत अच्छा रखें, कहीं भी कुछ भी खा के फेंके ना, क्योंकि फिर उसे बटोरने के लिए उतनी ही हमें मैन पावर लगती है। तो अपने वातावरण को बिल्कुल स्वच्छ रखें, अच्छी पढ़ाई करें और समाज में ऐसे कार्य करें जिससे और लोग प्रेरित हों। आप कोई सी नौकरी करें या कोई सा व्यापार करें, उसमें अपनी नैतिक शिक्षा को सबसे ऊपर रखें। चाहे आप आईएएस ऑफिसर बने, चाहे आईपीएस ऑफिसर बने, चाहे अच्छे पॉलिटिशियन बने, चाहे आप बिजनेसमैन बने, चाहे आप फार्मर बन जाएं, चाहे आप कोई सा व्यवसाय करें, उसमें अडल्ट्रेशन ना हो, उसमें मिलावट ना हो। अपने नैतिक मूल्यों को सबसे ऊपर रखें। काले गोरे का भेद, सही और गलत का भेद आपको पता होना चाहिए। और जो भी कार्य करें उससे पहले मूल्यांकन करें और अपने हृदय से पूछें कि क्या ये कार्य आपके लिए सही होना हो, समाज के लिए, देश के लिए, क्या ये कार्य न्याय संगत है, तर्क संगत है, तभी उस कार्य को आगे करें और अपनी आने वाली जनरेशन को भी उतना ही सशक्त और मजबूत बनाएं। धन्यवाद। आप सिंह साहब है और मैं जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे सवाल से खड़ा हूँ, गुरु गोविंद सिंह कह रहा हूँ, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है और आपका अकेले ही ऐसे प्रयास है जो सवाल लोगों को जगाएगा। और आप एक अकेले, जैसे आपने बोला 70 भगत सिंह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी पार्टी के लिए नहीं, मैं बताऊँ आप किसी पार्टी से नहीं, किसी दल से नहीं है, सिर्फ समाज को जगाने के लिए आप एक जितना प्रयास कर रहे हैं, हम सबको उसमें जितनी हो सके भागीदारी निभानी चाहिए। और मैं अंत में आपका पूरा धन्यवाद देता हूँ, आपकी गोच जहाँ हर आवाज मैंने रखी है। आज में बड़ी खुशी है आप हमारे स्टूडियो में समय दिया। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय हिंद।